जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है पृथ्वी का बनावट। पृथ्वी का आंतरिक यानी जो पृथ्वी है ना, वो अंदर से कैसे बनी है, किस प्रकार से बनी है, उसके कौन कौन से ऐसे परत हैं जिससे मिलकर वो बनी है। जैसे मैं फिर एक बार एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहूँ कि यह घर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे कि एक ईंट भी इस घर का अंग है और इसमें जो बालू, सीमेंट, छड़ जो भी लगा है वो इस घर का एक अंग है जिससे वो मिलकर बना है। इसी तरह हम लोग देखने वाले हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी की आंतरिक यानी अंदर की संरचना का मतलब बनावट, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी है, वो कैसी दिखती है अंदर से, उसी का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यही तात्पर्य है कि पृथ्वी अंदर से कैसी बनी है। तो चलिए देखिए, स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन? पहला पृथ्वी की आंतरिक संरचना और दूसरा शैल या चट्टान। तो इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्लियर करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग शैल एवं चट्टान को क्लियर करेंगे। तो देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक कॉम्पिटिशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं उन क्वेश्चन को भी बताऊंगा जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ से यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बहुत ही एक बेसिक चीज़ है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी अंदर से कैसी बनी है। तो देखिए, बहुत से भू विद्वानों का क्या है, इसमें मतभेद रहता है कि पृथ्वी कैसी है, कैसी नहीं है, कैसी बनी है। तो देखिए, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन के लिए पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है कि पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? भूपर्पटी, मेटल और क्रोड। भूपर्पटी, मेटल और क्रोड, यानी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है मेटल, तीसरा है क्रोड। तो देखिए, सबसे पहले भूपर्पटी। भू का मतलब होता है भूमि। भू का मतलब क्या होता है? भूमि मतलब पृथ्वी। पर्पटी का मतलब परत, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। आप शब्द से मत घबराइए, क्योंकि मैं एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा। भूपर्पटी, अब आप कहेंगे कि भूपर्पटी मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है भूमि का मतलब पृथ्वी हो गया ना, और पर्पटी का मतलब होता है परत, लेयर, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। और देखिए, इसको क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, भूपर्पटी का अध्ययन करते हैं कि जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, देखिए ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और यही क्या है, यह पतली सी जो परत है जो क्या है? भूपर्पटी है, यानी क्रस्ट है, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत है। तो देखिए, ये क्या है? ये भूपर्पटी है। देखिए, ये क्या है? भूपर्पटी है। अब हम लोग देखते हैं कि इस भूपर्पटी में कौन कौन सी चीजें मिलती है और इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ है। तो देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। मोटाई 34 किलोमीटर यह गहरी है। यदि जाएंगे अंदर तो 34 किलोमीटर तक इस भूतल से यानी भूमि का मतलब भूमि या पृथ्वी, इस पृथ्वी की तल से 34 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपको वहां तक क्या मिलेगा? भूपर्पटी मिलेगा, यानी पृथ्वी की भी ऊपरी परत मिलेगी। तो देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं या भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। अब देखिए, इसकी मोटाई 34 किलोमीटर, मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर है, यानी यह 34 किलोमीटर अंदर तक गहराई में है, यानी इसका जो लेयर है वह 34 किलोमीटर अंदर की गहराई में पाया जाता है। अब देखिए, यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। बेसाल्ट चट्टान में बहुत सारे लौह अयस्क खनिज पदार्थ मिलते हैं। देखिए, जो खुदाई होती है खनिज पदार्थों की, लौह अयस्कों की, तो इसी में देखिए यह स्रोत है। बेसाल्ट चट्टान क्या है? स्रोत है इन सभी का, लौह अयस्क का, खनिज संसाधनों का, ये क्या है? स्रोत है। इन्हीं से खुदाई करके निकाली जाती है। तो देखिए, यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, यानी इसके अंतर्गत यानी इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, खनिज संसाधन आदि पाए जाते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है। बार बार बोलिए, उसको बार बार रिवीजन करिए कि इसी क्लास में जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो याद हो जाए। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। मोटाई 34 किलोमीटर यह मोटाई है इसकी, और यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। बेसाल्ट चट्टान क्या होता है? तो बेसाल्ट चट्टान ऐसा चट्टान है जो खनिज संसाधन का स्रोत है, जहाँ से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, अगला है, इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। प्रधानता का मतलब होता है इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो प्रधानता का मतलब, कहीं भी प्रधानता आए
यदि जैसे कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होती है। उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, यानी इस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, यानी इस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की प्रधानता अधिक पाई जाती है, इसलिए इस परत को यानी भू प्रॉपर्टी को सियाल के नाम से जानते हैं, इस परत को सियाल के नाम से जानते हैं। देखिए SI का मतलब सिलिकॉन और AL का मतलब एल्युमिनियम यानी सियाल। अब बात आती है कि इसका नाम सियाल पड़ा किसके आधार पर? तो देखिए जो चीज़ भू प्रॉपर्टी के अंतर्गत भूमि के ऊपरी परत में पाई जाती है उसी के कार्य एवं गुणों के आधार पर इस परत का नाम रख दिया जाता है। जैसे कि भू प्रॉपर्टी में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसको SI सिलिकॉन को SI से दिखाते हैं और एल्युमिनियम को AL से दिखाते हैं, तो दोनों को मिला दिया गया तो इसका नाम क्या हो गया? सियाल हो गया। इसका नाम क्या हो गया? सियाल हो गया। यानी इस परत में जो चीज़ पाई जाती है उसी की मात्रा के आधार पर, जो चीज़ पाई जाती है उसी की मात्रा के आधार पर, उसी की गुणवत्ता के आधार पर इसका नाम भी रख दिया गया है। जैसे कि आपका कोई नाम है वो तो ठीक है, जैसे पृथ्वी का या ऊपरी परत है तो इसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका नाम, जैसे आप क्लास में तेज हैं तो आपको लोग तेजू बुलाएंगे, आप मोटे हैं तो लोग मोटू बुलाएंगे, आप पतले हैं तो आपको लोग पतलू बुलाएंगे, यानी ये आपकी गुणवत्ता और आपकी मात्रा के आधार पर लोग आपका नाम रख देते हैं। उसी तरह पृथ्वी की एक नाम है, पृथ्वी जैसे ये भू प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है, जैसे क्या है? सियाल। यानी भू प्रॉपर्टी में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी कारण और यही कारण है कि इस परत को सियाल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए औसत घनत्व, यानी इस परत का यानी भू प्रॉपर्टी का औसत घनत्व, देखिए औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए ये भी पूछता है, ये तो आपसे नहीं पूछेगा कि ये ऊपरी परत है कि निचली परत है, लेकिन मोटाई जरूर पूछेगा। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, यह जरूर पूछेगा आपसे। और औसत घनत्व जरूर पूछेगा। अब देखिए यह पृथ्वी का कुल आयतन का 0.5% घेरे हुए हैं, यानी जो भू प्रॉपर्टी है यह पूरा पृथ्वी का जितना आयतन है ना उसका केवल मात्र 0.5% घेरे हुए हैं। अब देखिए अगला मेटल की बात करते हैं। ये तो हमारा रहा भू प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्लियर कर लिए। अब देखते हैं मेटल को कि मेटल क्या है। देखिए मेटल एक क्या है? एक बहुत ही बड़ी परत है। क्रोड जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, भू प्रॉपर्टी, मेटल और क्रोड। इन तीनों चीज़ में सबसे बड़ा क्या है? मेटल है। यानी इसकी मोटाई क्या है? ज़्यादा है। यानी इसकी मोटाई यानी इसकी गहराई क्या है? ज़्यादा है। तो देखिए मोटाई 2900 किलोमीटर यानी 34 से 2900 किलोमीटर तक क्या है? मेटल पाया जाता है। यानी 34 यानी जब 35 से 2900 किलोमीटर तक आएंगे तो आपको मेटल ही नजर आएगा। देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है? यह भी मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है, यानी इसमें भी खनिज संसाधन और लौह पाए जाते हैं। तो देखिए यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो देखिए भू प्रॉपर्टी भी बेसाल्ट चट्टानों से बना है और मेटल भी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। मोटाई कितनी है मेटल की? तो 2900 किलोमीटर है। तो मेटल कौन सा है? तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका क्या है? मेटल है। तो देखिए इतना सा है भू प्रॉपर्टी, और मेटल कितना है? इतना है। और क्रोड भी कितना है? इतना सा है। लेकिन मेटल कहाँ से कहाँ तक है? तो मेटल यहाँ से यहाँ तक है, आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। जैसे मैं आपको हूं कि यहाँ पर सिलिकॉन SI और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, तो इसका नाम क्या हो गया? सियाल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। तो आप पढ़िए इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जा रही थी, तो इस परत को सियाल कहा गया। और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जा रही है, तो इसका क्या नाम होगा? सीमा। क्या नाम होगा? सीमा। तो इस परत को सीमा के नाम से भी जानते हैं। इस परत को सीमा के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा क्यों? तो उसके नाम में भी है SIMA, यानी SI का मतलब सिलिकॉन और MA का मतलब मैग्नीशियम। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की मात्रा या कहे प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इस परत को सीमा के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस हिस्से में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। तो मैग्मा क्या होता है? मैग्मा में क्या होता है कि लौह के जैसे धातु तो पाए जाते हैं, जो बाहर निकलता है तो उसमें से बहुत सारे लौह के खनिज संसाधन निकलते हैं। तो देखिए
इस हिस्से में मैग्मा यानी लावा पाए जाते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका जो तरल निकलता है ना, जो तरल निकलता है मैग्मा और बाहर आकर जमता है तो पर्वत पहाड़ का भी निर्माण करता है। जब पर्वत पहाड़ का निर्माण करेगा, जब उसकी खोदाई होगी तो वहाँ से खनिज संसाधन निकलेंगे। और यदि यह मैग्मा बाहर निकलता है और बहुत एरिया में फैलता है, बहुत एरिया में फैलता है, ठंडा होता है, परत के रूप में जमता है, तो इस क्षेत्र में कृषि भी की जाती है। तो देखिए इस हिस्से में मैग्मा चेंबर भी पाए जाते हैं। किस हिस्से में? तो जो मेटल का एरिया है ना, पृथ्वी का ये मध्य भाग है ना मेटल, इसमें मैग्मा चेंबर भी पाए जाते हैं। यानी ज्वालामुखी विस्फोट इसी एरिया से होता है। ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ से होता है? इसी एरिया से होता है। अब देखिए अगला है औसत घनत्व। औसत घनत्व कितना है? 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका औसत घनत्व कितना है? औसत घनत्व याद रखिएगा और आयतन याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछेगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ मैं पहले ही आपको बोला हूँ ये बेसिक चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। तो देखिए औसत घनत्व कितना है? 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए यह पृथ्वी का कुल आयतन का 83% घेरा हुआ है। देखिए यह मात्र 0.5 यानी 1% भी नहीं घेरा हुआ है। कौन? भूपर्पटी। भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का 1% भी नहीं घेरा हुआ है, आधा परसेंट घेरा हुआ है, केवल आधा परसेंट। और मेटल को देखिए, यहाँ पर मेटल जो है ना, वो मेटल 83% घेरा हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? मेटल का है। तो देखिए इतना तो हो गया, ये मेटल का डिटेल्स था, ये भूपर्पटी का डिटेल्स था। अब देखते हैं हम लोग क्रोड के बारे में। इसको इंग्लिश में कोर के नाम से भी जानते हैं, कोर। तो देखिए इसको क्रस्ट के नाम से, यह मेटल है तो मेटल के नाम से, ये क्रूड है तो इसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, CORE, कोर। अब देखिए कोर क्या है? सबसे निचली है। पृथ्वी की सबसे निचली परत को, पृथ्वी की सबसे निचली भाग को कोर या क्रूड के नाम से जानते हैं। अब देखिए पृथ्वी का केंद्रीय भाग, यानी पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, पृथ्वी के निचले भाग को क्रोड कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को क्रोड कहते हैं, यानी पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है उसको क्रोड कहते हैं। तो देखिए यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, यानी यह केंद्रीय भाग है। तो देखिए इसमें क्या पाए जाते हैं मैं अभी बताऊंगा कि यह चुंबकीय गुण भी उत्पन्न करता है, यानी पृथ्वी को एक चुंबक की भांति, एक चुंबक की भांति व्यवहार करने का गुण भी प्रदान करता है। कौन? यह क्रोड। देखिए आगे देखेंगे कैसे। देखिए पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, यानी क्रोड पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, निकिल व फेरस से बना है, यानी इसलिए इसे नीफे कहते हैं। Ni यानी निकिल और Fe यानी फेरस। तो देखिए फेरस, Ni मतलब निकिल और Fe मतलब फेरस, तो ये दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा? नीफे। तो इस क्रोड को नीफे के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, निकिल व फेरस से बना है, इसलिए इसे नीफे के नाम से जानते हैं। औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के कुल आयतन का केवल 16% घेरे हुए है। यह 16% घेरा है, यह 83% घेरा है, और ये कितना है? 0.5% घेरा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा घेरने वाला कौन है? सबसे ज़्यादा घेरने वाला है मेटल, यानी मेटल अकेले 83% कवर किया हुआ है। अब देखिए यह पृथ्वी का 16% भाग घेरा हुआ है। मोटाई कितनी है? तो जब आप 2900 किलोमीटर से चलेंगे 6370 किलोमीटर, तो आपको क्रोड देखने को नजर आएगा। पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रव और प्लास्टिक अवस्था में है। देखिए जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है ना, वह द्रव यानी एकदम तरल अवस्था में है और प्लास्टिक की अवस्था में है, यानी कठोर भी है और तरल दोनों अवस्था में है। तो देखिए अब बात आती है बहुत महत्वपूर्ण। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण, हर एक लाइन को याद रखिएगा क्योंकि ये हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। देखिए पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। जब आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए जब 32 मीटर के अंदर जाएंगे ना, तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगा। यानी यदि 32 मीटर अंदर गए तो आपको 1 डिग्री, यदि यहाँ पर तापमान 24 डिग्री है, तो यदि अभी 32 मीटर अंदर जाएंगे तो आपको तापमान 25 डिग्री देखने को मिलेगा। तो अब बात आती है कि क्या 32 से 64 किलोमीटर जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ना चाहिए। जैसे 32 पर 1 बढ़ रहा है, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, तो अब तो 64 पर जाने पर 2 बढ़ना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। देखिए जब आप 100 मीटर लगभग जाएंगे तो आपको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि नजर आएगा। जब क्या 100 मीटर अंदर जाएंगे तो आपको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो देखिए पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अब देखिए पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप लोग नाइट्रोजन लगाते रहते हैं। लेकिन नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। पृथ्वी में जब यही ध्यान देने वाली बात है, यदि वायुमंडल में पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा पाई जाती है, यानी कौन सा गैस पाया जाता है, तो आप लोग बताते हैं कि
नाइट्रोजन, वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 46.60%, 46.60%। और सिलिकॉन कितना पाया जाता है? 27.72%, यानी 27 को यहाँ पर उल्टा कर देंगे, आपका आ जाएगा। एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की बात जहाँ करें कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो आप ऑक्सीजन लगाइएगा, और वायुमंडल में पूछे तो आप नाइट्रोजन लगाइएगा। तो देखिए, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, वो खास चीज़ नहीं है। जैसे आप नाम सुन के घबरा जाते हो, अरे यार, जैसे कोनराड असंबद्धता हो गया, मोहो असंबद्धता हो गया, फिर मोहो हो गया, फिर मैं आपको बताता हूँ रेप्टी हो गया, गुटेनबर्ग हो गया, लेमैन हो गया। तो आप घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा बड़ा क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसको समझिए। देखिए, जो कोनराड असंबद्धता है ना, जो कोनराड असंबद्धता है ना, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच का सीमा क्षेत्र है। यानी ये ऊपरी क्रस्ट है ना, ये क्या है? ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है, और ये क्या है? ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला है। ध्यान से देखिएगा, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसी क्षेत्र को कोनराड के नाम से जानते हैं। यही क्या है? आपका कोनराड असंबद्धता है। यानी ऊपरी यानी भूपर्पटी की ऊपरी तथा निचली परत के बीच के क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। यानी कोनराड असंबद्धता क्या है? ऊपरी परत, यानी भूपर्पटी की ऊपरी और निचली परत के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोनराड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। अब आते हैं मोहो असंबद्धता। इसका पूरा नाम क्या है? मोहो विसिक असंबद्धता, मोहो विसिफ असंबद्धता। तो आप सिंपली से याद रखिए कि मोहो असंबद्धता क्या होता है। तो देखिए, मोहो असंबद्धता है क्रस्ट एवं मेटल के बीच का क्षेत्र। यानी देखिए, ये क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट है ना, और ये क्या है? ये मेटल है। देखिए, यहाँ से मेटल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से क्रस्ट यानी भूपर्पटी का अंत हो रहा है। तो यही क्या है? यही आपका क्या है? मोहो असंबद्धता। यानी जो मेटल और भूपर्पटी को, मेटल और क्रस्ट को जो जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ध्यान में रखिएगा, देखिए, इसकी ऊपरी और निचली परत के बीच को कोनराड के नाम से जानते हैं। और जो मेटल और क्रस्ट को जोड़ता है, जैसे ये है ना, अब मैं कहूँ कि इसके 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट, तो ये और ये दोनों में क्या है? कॉमन है। यानी इस खाना को और इस खाना को ये क्या कर रहा है? ये लाइन जोड़ रही है। यानी ये और ये क्या है? एक ही है, लेकिन ये बटा हुआ है, तो ये क्या हुआ? उभयनिष्ठ हुआ। यानी ये दोनों में क्या है? कॉमन है। यानी इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो ये क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। उसी तरह यहाँ पर आइए, भूपर्पटी की ऊपरी और निचली परत के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। और जो मेटल और भूपर्पटी को जोड़ता है, उसको मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। अगला है रेपेटी क्या है? ऊपरी मेटल तथा निचली मेटल के बीच। देखिए, इस मेटल को भी और मेटल को अखरोट को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तरल होता है और एक क्या होता है? ठोस होता है। एक तरल होता है, एक ठोस होता है, एक तरल होता है, एक ठोस होता है। देखिए, ऊपरी मेटल और निचली मेटल को 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेटल और निचली मेटल। तो देखिए, जो रेप्टी असंबद्धता है, वो क्या करता है? ऊपरी मेटल तथा निचली मेटल के मध्य के बीच की सीमा क्षेत्र है। यानी इसी को क्या कहते हैं? रेप्टी असंबद्धता। जो ऊपरी मेटल और निचली मेटल को जोड़ता है, तो ये क्या है? ये है रेप्टी। क्या है? रेप्टी असंबद्धता। ये क्या है? ये मोहो असंबद्धता। ये क्या है? और ये इसके बीच की सीमा रेखा क्या है? कोनराड। क्या है? कोनराड। ये हो गया आपको। अब देखिए, अगला है गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो ये क्या होता है? निचले मेटल और ऊपरी क्रोड। यानी देखिए, ये ऊपरी क्रोड है ना, और निचले मेटल के बीच की जो ये क्षेत्र है ना, ये जो जोड़ रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसको क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। और लास्ट है आपका लेमैन क्या है? ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड को जो मिलाने वाली रेखा है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। यानी एकदम ध्यान दीजिएगा कि जो इसके बीच के सीमा क्षेत्र है ना, इसको कोनराड कहते हैं। और मोहो क्या है? तो मोहो क्रस्ट और मेटल के बीच का संबंध दिखाने वाला है। यानी वह क्रस्ट को और मेटल को जोड़ता है। जो रेखा क्रस्ट और मेटल को जोड़ती है, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसको कोनराड के नाम से जानते हैं। और
क्रस्ट और मेटल के बीच जो जोड़ता है ना, जो रेखा मेटल और क्रस्ट को जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं? उसको आपको कहते हैं मोह। उसके बाद आता है ऊपरी और निचली। मेटल के कितने पार्ट होते हैं? 2। और जो ऊपरी मेटल और निचली मेटल को जोड़ती है उसको कहते हैं रेपटी। क्या कहते हैं? रेपटी। यानी ऊपरी मेटल और निचली मेटल को जो रेखा जोड़ती है, ये जोड़ रही है ना, तो इसको क्या कहते हैं? रेपटी कहते हैं। अब देखिए, जो निचली मेटल यानी मेटल वाला निचला मेटल, मेटल के 2 भाग, ऊपरी और निचली, तो निचली मेटल और ऊपरी क्रोड को जो जोड़ती है, जो रेखा निचली मेटल और ऊपरी क्रोड को जोड़ती है, उसको कहते हैं गुटेनबर्ग। और जो ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड को जोड़ती है, उसको कहते हैं गुटेनबर्ग असमता। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सब क्या होते हैं, और आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन किए होंगे हमारे साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला हम पढ़ेंगे स्थल मंडल के 2 प्रकार होते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत 2 चीज़ों का अध्ययन करना होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और सेल के बारे में। सेल का मतलब चट्टान के बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग चट्टान को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होता है दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उनको भी जोड़िएगा एक बेस्ट शिक्षा के लिए। देखिए, पढ़ाना, देखिए ये लिखा आप ही पढ़ लेंगे, लेकिन इसको कैसे याद करना है, कैसे चीज़ों को समझना है। जैसे कि मोटाई दे दिया गया तो आप सोचेंगे कि मोटाई का मतलब वास्तव में गहराई, यानी गहराई दिया है इसका। तो देखिए, बताना बड़ी बात नहीं है, कैसे बताया जाए कि बच्चों को समझ में आए, ये बड़ी बात होती है। तो देखिए, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे।